के साथ था डायोजेनिस, जो खुद में सुखी था, अंतर सुखी। और जो सिकंदर महान था वह सारी दुनिया को जीतने के फैसले में था। इसलिए कहते हैं, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ठीक है, इसलिए सिकंदर वो दुनिया को जीत के भी खुद को नहीं जीत पाया, क्योंकि वह अंतर सुखी नहीं था। लेकिन डायोजेनिस अंतर सुखी था, इसलिए वो सब कुछ जीत गया। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का उद्भव कहाँ से हुआ, साइकोलॉजी का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है, उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। साइकोलॉजी को जानना इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि हम देखते हैं बिजनेस में, कहीं कहीं पे धंधे में साइकोलॉजी बहुत काम आती है। जो ग्राहक होता है उसको वस्तु को देखने का नजरिया कैसा है, कि ग्राहक वो ऑब्जेक्ट को किस तरह से देखते हैं। इसलिए कहीं कहीं पे रंग में भी भेदभाव होते हैं, कोई रेड को ज़्यादा पसंद करता है, कोई ब्लैक को। ये कलर्स में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि माइंडसेट है। ठीक है, उसी तरह मोबाइल में कैमरा किस साइड आएगा ये भी माइंडसेट में है, साइकोलॉजी के डिपेंड में है। ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी को निर्भर करके ही बनाई गई है। या यूँ कहे, ये सारी जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो मनुष्य के मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई है। जो मनुष्य का मस्तिष्क है उसके साथ ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। इसलिए हम साइकोलॉजी को जानेंगे, और साइकोलॉजी को जानने के लिए हमें उसकी जड़ें पकड़नी पड़ेगी। वो जड़ें कहाँ से उद्भव हुई है, फिलोसॉफी में से। तो हम जानेंगे पहले फिलोसॉफी का, थोड़ा ही हम फिलोसॉफी के बारे में जान लेंगे, बाद में हम डायरेक्ट साइकोलॉजी के ऊपर रह जाएंगे कि व्हाट इज साइकोलॉजी। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं फिलोसॉफी क्या है। तो मोटा मोटी अर्थ उसका ये हो जाएगा, फिलोसॉफिया, फिलो यानी प्रेम और सोफिया यानी ज्ञान। तो ज्ञान से प्रेम, और इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे तो कहेंगे प्रज्ञा चक्षु या दिव्य चक्षु। वो आंखें कि जो हमें दुनिया को देखने के नजरिए अलग देती है, हम दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। मनुष्य केवल दो आंखों से उतना देख सकता है जितना देखा जा सकता है। उसमें एक जो पंक्ति है वो बोली थी, मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। ये है उसकी क्राइटेरिया कि दो आंखों से इतना ही देख सकते हैं। लेकिन ये फिलोसॉफी है, वो फिलोसॉफी नजरिया बढ़ा देती है। अब दो आंखों को बंद करके भी सृष्टि के बाहर की चीजें जान सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, यही नजरिया क्राइटेरिया फिलोसॉफी का है। तो इसीलिए कहते हैं ज्ञान चक्षु प्रज्ञा चक्षु फिलोसॉफी को। उसके ब्रांचेस देख लेते हैं। तो मेटाफिजिक्स उसकी ब्रांचेस है, एपिस्टेमोलॉजी ब्रांचेस है, और एक्सियोलॉजी ब्रांचेस है उसके। इन सभी का तो पहले ये हो गया तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा यानी अलग अलग तत्वों को हम जानेंगे किस तरह से। जो साइकोलॉजिस्ट है, सॉरी फिलोसॉफिस्ट है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के बाद फिलोसॉफिस्ट पहले है। तो जो फिलोसॉफिस्ट है वो किस तरह से किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज पे विचार विमर्श करते हैं, वो किस तरह से सृष्टि को अलग रूप से पाड़ देंगे, अलग रूप से सृष्टि को रख देंगे कि सृष्टि यानी जगत क्या है, दुनिया क्या है, दुनिया कहाँ से आई, क्या सूर्य के गोले में से कुछ टुकड़ा पड़ा उसमें से पृथ्वी का निर्माण हुआ, ये पानी से हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, विचार विमर्श की चीजें वो फिलोसॉफिस्ट करते हैं, और वही चीज सृष्टि में आ जाएगी। मेटाफिजिक्स तत्व है ना एक, इसलिए पंच तत्वों में से एक पंच तत्वों का मिश्रण है इसलिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है फिलोसोफर के लिए कि ईश्वर क्या है, गॉड क्या है, कौन है। ठीक है, ये उसका क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए ईश्वर पे जब सवाल आ जाते हैं तो वही फिलोसोफर मेटाफिजिक्स के अंदर इस क्वेश्चन को रखता है कि ईश्वर क्या है। तो तीसरा और अहम, आत्मा क्या है, व्हाट इज साउल। आत्मा क्या है, यही शब्द मनोविज्ञान के रूप में आता है। ठीक है, पहले जो दार्शनिक थे या पहले जो फिलोसोफर, दार्शनिक वही हो गए, वो जो थे वो समझते थे आत्मा क्या है, आत्मा का रूप क्या है। लेकिन आधुनिक समय में आत्मा के ऊपर नहीं रिसर्च कर सकते क्योंकि कॉन्शियसनेस है, चेतना के रूप में है, उसका हम स्टडी नहीं कर सकते आत्मा को। ठीक है, किसी ने देखे भी नहीं है। इसलिए उसके बाद में रूप आया है मन का। तो मन को क्या स्टडी कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि मन को जो पंचेंद्रिय है उसमें भी शामिल नहीं किए गए हैं, मन पंचेंद्रिय में नहीं है। इसलिए
मन भी कॉन्शियसनेस है, तो उसके बाद में कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, वही मनोविज्ञान में आएगा। तो उसको बाद में हम लेंगे उसके अर्थ में, लेकिन इतना समझ लीजिए मनोविज्ञान कहाँ से आया, फिलोसॉफी की मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा में जो 3 तत्व है, सृष्टि, ईश्वर और तीसरा जो आत्मा है, ये आत्मा में से आया अपना मनोविज्ञान। तो यहाँ हम देखने मिलता है मनोविज्ञान। ऐसे तरह से हम कह सकते हैं मनोविज्ञान क्या है, जो फिलोसॉफी उसका पिता है, मनोविज्ञान का फिलोसॉफी पिता है। उसके बाद दूसरा जो तत्व है एपिस्टेमोलॉजी, यानी ज्ञान मीमांसा, ज्ञान से जुड़ी बातों का विवरण होगा। यहाँ विचार विमर्श अनुभव भी करेंगे। दूसरा तर्क और प्रमाण, तर्कशाली बातों पर विचार विमर्श करेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जानना है डायरेक्ट आत्मा के विषय पर। बाद में एक्सियोलॉजी, इस पे ज्ञान मूल्य मीमांसा हो जाएगा कि कोई भी चीज अच्छी है तो कितनी अच्छी है, तो मूल्य, उसका मूल्य निर्धारण होगा, तो मूल्य मीमांसा। उसके बाद आएगा सौंदर्य और नीति, इसके अंदर ही है मूल्य मीमांसा के पार्ट्स है सौंदर्य और नीति। इसके सिवाय भी 2-3 है उसके, इथिक्स और एक और है तत्व, लेकिन हम डायरेक्ट आत्मा पे चले जाएंगे, मतलब हम जाएंगे साइकोलॉजी, व्हाट इज साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान है वो क्या है। तो पहले के जो लोग थे, फिलोसोफर्स थे, उन्होंने साइकोलॉजी को एक अलग नजरिया दिया, आत्मा का विज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, जो आत्मा को स्टडी करता है, स्टडी ऑफ साउल, ठीक है, उसको कहा साइकोलॉजी। तो पहले का था ये, जो पहले के समय में प्लेटो और एरिस्टोटल थे, प्लेटो का जो शिष्य था एरिस्टोटल, अरस्तु, उन्होंने कहा स्टडी ऑफ साउल। और इन दोनों जो ग्रीक फिलोसोफर है उनकी भी बहुत बढ़िया कहानी है, उनको जानना चाहिए कि ये दोनों फिलोसोफर कौन थे, सुकरात कौन था, और जो सुकरात का शिष्य प्लेटो वो किस तरह महान दार्शनिक बना था, ठीक है। तो सुकरात का जन्म या उसका पीरियड कह देंगे तो 470 to 399 BCE उस समय में था, एथेंस में था। ये जो 3 फिलोसोफर थे वो तीनों ग्रीक फिलोसोफर थे। तो इन तीनों का जो स्थल था वो एथेंस था। एथेंस की पृष्ठभूमि पर इन 3 है उन दार्शनिकों ने कार्य किया था। तो पहले दार्शनिक आएंगे हमारे सुकरात। सुकरात जैसा महान दार्शनिक कोई नहीं हुआ कि वह इंसान इस तरह से बातें करता था, इस तरह से सवाल करता था कि लोग भी उसके जवाब देने में उलझा जाए, यानी उस दार्शनिक को जवाब देना बहुत मुश्किल था, और वह सत्य की ओर पे था, यानी कोई भी चीज ऐसी नहीं जो गलत हो। इसलिए उसका एक वाक्य बहुत प्रख्यात है। वो कौन सा भी वाक्य है, वो वाक्य कहते हैं कि मैं वह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं वह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, और मुझे जानना वही है जो मैं नहीं जानता। ये उसका वाक्य है जो बहुत सारी किताबों में और बहुत प्रख्यात हुआ है। और इन्होंने कोई भी बात डायरेक्टली नहीं कही है, या ऐसा नहीं है कि लिखी हुई है, ठीक है। इनका जो शिष्य था प्लेटो, उस प्लेटो शिष्य ने इन सारी बातों को सारी जगह पे फैलाया है। ये यूं कहे अपने जो शिष्य गुरु है उनकी प्रेरणा लेके उनकी बातों को विश्व भर में प्रख्यात की है। इसलिए उनका गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बहुत अच्छा कहा है। लेकिन उसी का शिष्य, प्लेटो का शिष्य जो अरस्तु था, वो इतना नालायक था, इतना कहे हरामी था कि उसने अपने गुरु प्लेटो के जो सिद्धांत थे उसको खारिज कर दिया। चलो वो तो ठीक है, खारिज करके बाद में जो स्त्रियों के ऊपर अलग चलग जो सारी बातें कही है वो बहुत खराब है। मतलब स्त्री के विषय में बहुत खराब चीजें बोली, स्त्री को जो बंधन में रखे, ऐसा जो दार्शनिक या ऐसा उसका दर्शन शास्त्र कहे तो वो था अरस्तु का, जो प्लेटो का शिष्य था। अब आप सोच रहे हो कि प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और अरस्तु इतना नालायक हो तो उसका शिष्य तो बहुत बड़ा नालायक होगा या बहुत हरामी होगा, ठीक है। तो उसका जो शिष्य था वो उससे भी बड़ा नालायक था, क्योंकि वो था सिकंदर महान। उसका शिष्य और कोई नहीं, सिकंदर महान था। और सिकंदर महान के आगे ही एक कहानी बनती है कि वो खाली बैठा हुआ होता है, या यूं कहे नजर अपने सम्राट, अपने जो राज्य है उसका दायरा करने के लिए जाता है, देखता है कि चलो मेरा राज्य में क्या चल रहा है। वो जब जाता है तो पाता है कि एक इंसान है जिसके पास 2-3 चीजें हैं जरूरत की, वो उसमें ही सुखी है। डायोजनीज उसका नाम था। ये सारी चीजें हैं,
इसमें लिखी हुई सोफी का संसार में, ठीक है। तो वो डायोजनीस था, उसके पास जाता है, उसके साथ बात विलाप करता है कि मुझे बताओ तुम इतना सुखी क्यों हो, तीन ही चीजों में सुखी क्यों हो। तुम्हारे पास सिर्फ नीचे जो बिछाने हैं उसके लिए चटाई है, या यूं कहे पानी भरने के लिए एक लोटा जैसा टम्बलर या कुछ है, और तुम ऐसे ही आईना कुछ होगा मुंह साफ करने के लिए। सब दो तीन चीजों में तुम सुखी कैसे हो। वो कहता है मैं खुद में खुश हूँ इसलिए मैं खुश सुखी हूँ, ठीक है। और दूसरी बात कि वो कहता है तुम्हें मैं सब कुछ दे दूंगा, जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरी तरफ आ जाओ, ऐसा करके कहता है। वो सामने ही खड़ा हुआ होता है और वो कहता है तुम थोड़ा साइड में हो जाओ, धूप नहीं पड़ रही, मुझे धूप पड़ने दो क्योंकि मुझे विटामिन डी लेना है, ठीक है। ऐसी वार्तालाप होती है वो, क्योंकि इंसान के साथ था डायोजनीस जो खुद में सुखी था, अंतर सुखी, और जो सिकंदर महान था वह सारी दुनिया को जीतने के फैसले में था। इसलिए कहते हैं याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, ठीक है। इसलिए सिकंदर वो दुनिया को जीत के भी खुद को नहीं जीत पाया क्योंकि वह अंतर सुखी नहीं था, लेकिन डायोजनीस अंतर सुखी था, इसलिए वो सब कुछ जीत गया, ठीक है। तो ये बात फिलोसॉफी से रिलेटेड है। हम डायरेक्ट साइकोलॉजी पे आएंगे कि मनोविज्ञान क्या कहता है। तो मनोविज्ञान में ये जो बातें आई आत्मा का विवेचन, तो यह एक्सेप्ट नहीं की गई कि आत्मा का विवेचन कैसे हो सकता है, आत्मा तो किसी ने देखी नहीं। इसलिए अब नया विवेचना आएगी और विवेचना ऐसे स्टडी करेंगे, ठीक है। माइंड का जो दिमाग है उसका माइंड दिमाग में अलग हो जाएगा। इधर मन के एक्सेप्ट है, ये मन है तो मन की विवेचना स्टडी ऑफ माइंड। लेकिन ये मन का विवेचना है जो 17th सेंचुरी में इन दोनों ने कहा, लॉक और लिविनिज फिलोसोफर थे, दार्शनिक, इन दोनों ने बोला कि स्टडी ऑफ माइंड है जो साइकोलॉजी है वो। लेकिन ये दोनों चीज माइंड और आत्मा शाउल, ये दोनों के ऊपर स्टडी नहीं कर सकते। मन को कैसे स्टडी करेंगे, देखे ही नहीं है, और आत्मा को कैसे स्टडी करेंगे, आत्मा को भी किसी ने देखा नहीं है। तो कुछ कुछ हद तक कर सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। इसलिए लास्ट में उसका अर्थ एक ही निकला, स्टडी ऑफ बिहेवियर्स, यानी व्यक्ति के व्यवहार का जो अध्ययन करे वह है साइकोलॉजी, ठीक है। और इसी के साथ में चेंट्रॉक, जिन्होंने 2000 में यह व्याख्या दी कि व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान वह है जो मानवीय के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करे। मानसिक प्रक्रिया एवं व्यवहार जो देखी जा सकती है, अनुभव की जा सकती है। मानसिक प्रक्रिया किसी के साथ भी बातचीत करेंगे समझ, इसीलिए इन दोनों के ऊपर भार दिया चेंट्रॉक ने। और एक चीज जो बाकी रहेगी इसमें, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शुरुआत किसने की, तो विलियम वुड, WOULD। तो विलियम वुड ने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की शुरुआत की, जो जर्मन में की थी, लिपजिंग ऐसा करके है कुछ नाम। तो उधर उन्होंने उस विश्वविद्यालय में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की शुरुआत की थी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की, जिसमें मनोविज्ञान के तौर पे बहुत सारे प्रयोग किए गए और उस प्रयोग पे नतीजे लाए गए कि किस तरह हम बिहेवियर्स, व्यवहार के आधार पे, और स्टडी ऑफ माइंड नहीं था, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस और मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पे कैसे मानवीय का अध्ययन कर सकते हैं, मानवीय की व्याख्या कर सकते हैं। अब लास्ट चीज हम देख लेंगे इसके गोल्स कौन कौन से है, इसका लक्ष्य कौन कौन सा है। अब हम जानेंगे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, या लक्ष्य क्या है साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है, एम क्या है उसका, ठीक है। तो 3 आधारों पे साइकोलॉजी का लक्ष्य निर्धारित होता है। पहले मापन एवं वर्णन, इन दोनों के आधार पे ही किसी भी चीज की व्याख्या होती है, ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर। तो मापन एवं वर्णन, किसी भी चीज का मापन, इस चीज को माप लेते हैं किस आधार पर, जैसे कि मनुष्य को मापना है, किसी भी मनुष्य को जांचना है, तो उससे कुछ कुछ सवाल कर देंगे, ठीक है। कुछ सवाल का बेसिक मतलब यह है कि उसका IQ पता चल जाएगा, इंटेलिजेंस कोशेंट, उसका बुद्धि लब्धि या बुद्धि आंक ऐसे कहेंगे तो वो पता चल जाएगा।
120 अप है या 120 डाउन है उसका IQ। तो उस आधार पर उसका मापन हो गया कि व्यक्ति कितना तर्कशील है, कितना तार्किक आंसर देता है, कितनी उसकी रुचि है, अभिरुचि है, उसका पसंद कैसा है। ये सारी चीजें कुछ कुछ सवाल से साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाती है, जो मनोवैज्ञानिक होता है उनको पता चल जाता है। उसी चीज पर वो वर्णन कर देते हैं कि इसका IQ इतना है, इसका मतलब ये कुछ भी कर सकता है, दुनिया को जीत सकता है, क्योंकि IQ के आधार पे बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अभी IQ का पता चल गया कि किसी का 120 है या 110 यानी 110 है IQ, धार लेते हैं। ठीक है, फिर पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, ये दोनों कार्य ऊपर के जो दिए है मापन एवं वर्णन, उसके आधार पे होगा। अभी IQ का मापन हो गया तो उस पर पूर्वानुमान होंगे, यह जो व्यक्ति है इस आधार के कार्य कर सकता है। ये मैंने सवाल पूछे हैं, ये सवाल वो इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू दे रहा है उससे यह मालूम पड़ता है कि ये इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है या तो फिर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो पूर्वानुमान मैंने दे दिया। अब उस पर नियंत्रण रखना है। किसी बच्चे से कुछ कुछ सवाल पूछे, उसको 50% क्वेश्चन के आंसर आए या 70% आए। अब उस 50% को 70 to 90% बढ़ाना है, तो उसके लिए नियंत्रण रखना पड़ेगा। या उसको कुछ कुछ ऐसी ट्रिक्स बतानी पड़ेंगी, उसको बुक्स पढ़वानी पड़ेंगी, कुछ कुछ ऐसे कार्य करवाने पड़ेंगे जैसे डेली राइटिंग, डेली रीडिंग। तो ये सारे क्रिया करने से क्या होगा, उसका IQ में थोड़ा चेंजिंग आएगा। 110 है तो 120 हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 140 150 हो जाएगा। IQ में भी कुछ हद तक बदलाव होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो 90 है 90 वाला डायरेक्ट 130 140 हो जाए, कुछ ही हद तक उसमें बदलाव होते हैं। इसलिए आप मत सोचिए कि मेरे बच्चे का IQ 105 है तो उसका डायरेक्ट हो जाएगा 130 140। कुछ लोग कम IQ में भी बवाल कर देते हैं। ठीक है, इसलिए IQ का कुछ लेना देना नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी एक बुद्धियांक है, उसको समझने के लिए, मनोविज्ञान समझने के लिए IQ ले आते हैं, बुद्धि लब्धि ले आते हैं। इसके आधार पर किसी भी मानसिक प्रक्रिया जो मनुष्य के मस्तिष्क है उसकी कैपेसिटी को हम कह सकते हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो ये कैपेसिटी हिसाब से हो गया, तो इस पर नियंत्रण कर देंगे, इस पर बढ़ा भी सकते हैं और IQ कभी कभी कम भी होता है। ठीक है, इस पे व्याख्या कर देते हैं बाद में कि इन सारी चीज पे मैंने IQ इतना, इसका इतना पाया, 110 पाया, इस पे नियंत्रण किया, इसको 110 से 120 तक कर दिया, इसको बढ़ाया मैंने, किस एम को, किस चीज को ध्यान में लेके, किस किस चीज को मैंने इसमें इंटरलिंक्ड किया। तो कहीं कहीं पे मैंने उसको रीडिंग करवाया है, कहीं कहीं पे उसको राइटिंग करवाया है, लिखवाया है, बहुत सारे पेपर सॉल्व करवाए हैं। तो ये सारी क्रिया हुई, इस आधार पे इसकी चेंजिंग देखने मिली इस सब्जेक्ट में। तो ये चेंजिंग और ये सारी प्रक्रिया है तो एक चीज में नोट हो जाएंगी कि 110 से 120 करवाना हो IQ तो इस तरह से सारे स्टेप होंगे, इस तरह से कार्य करवाएंगे तो होगा। तो ये व्याख्या बन गई एक रूप से। तो साइकोलॉजिस्ट इसी तरह से कार्य करते हैं, किसी भी चीज की व्याख्या देनी हो तो पहले मापन एवं वर्णन कर लेंगे, फिर उस पर पूर्वानुमान दे देंगे कि ऐसा होगा तो इस तरह से कार्य करेंगे, उस पर नियंत्रण रख लेंगे कि ज्यादा करना हो तो ज्यादा भी कर सकते हैं, इससे कम करवाना हो तो कम भी कर रहे हैं, दूसरे कार्य में कम। बाकी बुद्धि लब्धि में IQ तो ज्यादा ही बढ़वाना चाहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस पर व्याख्या भी दे देते हैं। तो ये मेन जो साइकोलॉजी है उसकी व्याख्या हो गई और उसका अर्थ हो गया और गोल्स हो गए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।